कैनाबैलिज्म, ड्रग्स यूज और डार्क मैजिक की अफवाहों में लिपटी एक ब्रूटल किलिंग केस। दिस इज द स्टोरी ऑफ द अमील ब्रदर्स, एक फैमिली ट्रेजेडी जो इतनी डार्कर हो गई कि कोई भी उसे समझा नहीं सकता। ये फैब 2014 में हुआ था। फिलीपींस के पुरुक एरिया से कुछ दिनों से पड़ोसियों को एक घर से डिस्टर्बिंग साउंड सुनाई दे रही थी, जैसे वहाँ पे कोई चीख रहा हो और वहाँ पे हाथापाई भी हो रही है। लेकिन किसी ने भी वहाँ जाकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हो क्या रहा है। कंट्री के इस पार्ट में लोग अपने तक ही सीमित रहते हैं, खुद से ही बस मतलब रखते हैं और किसी के भी बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं, खासकर जब बात फैमिली मैटर की हो। जैसे जैसे टाइम बीतता गया कुछ चीजें वियर्ड लगने लगी। चीखें अचानक बंद हो गई, घर शांत हो गया। कंसर्न पड़ोसियों ने इसकी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज को दी और किसी को अंदर जाकर चेक करने के लिए बुलाया। और जब पुलिस पहुंची और घर के अंदर गई तो उन्होंने जो देखा उससे ऑफिसर्स भी हिल गए। एक मिडिल एज वुमेन की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके बॉडी से ब्लड सूख चुका था। उसकी आंखें गायब थी। उसकी आंखों के आसपास के चोट के निशान स्ट्रगल के साइन दे रहे थे। उसका गला काटा गया था, पेट काटा गया था, जिससे पता चला कि उसके इंटरनल ऑर्गेन्स निकाल लिए गए थे। फिर सबसे बुरी खबर सामने आई। बाद में पता चला कि उसके फ्लेश के कुछ हिस्से खाए गए थे। विक्टिम की पहचान अकरीमा अमील नाम से हुई, जिसे विलेज में मुसाला के नाम से भी जाना जाता था। वो 56 इयर्स की थी और 3 बच्चों की माँ थी और प्राइम सस्पेक्ट उसके अपने बेटे हैं। 35 इयर्स का डांटे अमील, 21 इयर्स का परोई और 18 इयर्स का इब्राहिम। तो ये अमील ब्रदर्स कौन है और ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? ये फैमिली एक लकड़ी की झोपड़ी में रहते थे और ये झोपड़ी गांव के बाहरी इलाके में पेड़ों के बीच छुपी हुई थी। पुरुक नबतोक में लाइफ शांत और रिमोट था। वहाँ कोई पड़ोसी नहीं था, केवल झाड़ियाँ, हवा और साइलेंस था। उनका घर अलग था और उनका फैमिली भी। उन ब्रदर्स के अपब्रिंगिंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके फादर उनके साथ नहीं थे और उनकी माँ मुसाला ने अकेले ही उनको पाला था। उन लोगों का एक छोटा सा खेत था, उस एरिया के कई लोगों की तरह ही। ये फैमिली मुस्लिम कम्युनिटी का पार्ट थी, इसलिए लोकल्स ने चुपचाप ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या ब्रदर्स अब भी धर्म की किसी शिक्षा का पालन करते हैं। फिर भी ऐसी रूमर्स फैली जो परेशान करने वाली थी। कुछ लोगों ने कहा कि मर्डर के कुछ वीक्स पहले 2 ब्रदर्स डांटे और इब्राहिम को अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखा गया था। उनके चेहरे बदल जाते थे। कोई अननोन चीज खाने के बाद उनकी आंखें चौड़ी हो जाती थी, मुंह मुड़ जाता था। कुछ ने बोला वो ड्रग्स थे तो कुछ ने कहा कि ये सिर्फ ड्रग्स नहीं थे बल्कि कुछ डार्कर। फिर उनके लिनेज के बारे में कानाफूसी शुरू हो गई। दबी हुई आवाज में सुनाई जाने वाली स्टोरीज, एक ऐसे पूर्वज के बारे में जो ह्यूमन नहीं था, एक ऐसा ब्लड लाइन श्राप के बारे में जो उस घर में एक ऐसे पर्सन की प्रेजेंस थी जो बिल्कुल भी इंसान नहीं लगता था। कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि माँ और उसके बेटे ने लोकल ओझा के साथ कुछ रिचुअल्स करवाया था, जो भी स्पिरिट्स उसे चिपक गई थी उन्हें बाहर निकालने के लिए। और जो लोग रात में उनके घर के पास से गुजरते थे उनके पास अजीब साउंड सुनाई देता था और शैडो फिगर दिखाई देता था। हवा में इतनी हैवीनेस होती थी जिसके कारण लोग तेजी से चलते थे। उनकी आंखें आगे की ओर होती थी और वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। ब्रदर्स के लिए उनमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। जब वो मिरर्स में देखते थे तो उन्हें कोई भी अजीब पर्सन नहीं दिखता था। वो गांव के और लोगों की तरह ही काम करते थे, दूसरों की तरह ही बोलते थे और बिना अटेंशन अट्रैक्ट किए अपना जीवन जीते थे। उनके माइंड में वो रियल प्रॉब्लम नहीं था, उनकी माँ उनके लिए रियल प्रॉब्लम थी। जब भी उनसे उनके बारे में पूछा गया तीनों ने एक ही बात पर जोर दिया, शी वाज पोजेस्ड। उन्होंने उनके अंदर रहने वाली बुरे स्पिरिट्स के बारे में बताया और स्ट्रेंज बिहेवियर जिसके बारे में उनका कहना था कि वो नेचुरल नहीं था। विलेज रूमर्स के अकॉर्डिंग ब्रदर्स ने एक लोकल ओझा से भी सलाह ली थी कि उनका इलाज कैसे किया जाए, जो कम्युनिटी के बाहर का इंसान था। कोई नहीं जानता था कि उस मीटिंग में क्या कहा गया था, वो ओझा रियल में था या नहीं। लेकिन जो कुछ उन्होंने सुना या माना वो जल्द ही उस एरिया में हुए सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम में से एक बन गया। कमासी के मोस्ट लोगों के लिए ये 2014 का एक नॉर्मल दिन था। कुछ अपने खेतों की देखभाल करते थे, पशु पालन करते थे और सन की स्टडी हीट में खाना बनाते थे। लेकिन अमील के घर में कुछ अलग था। ब्रदर्स जो यूजुअली गांव में ही देखे जाते थे वो सडनली कहीं नजर नहीं आए। पहले तो किसी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उन्होंने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और उनकी एब्सेंस बढ़ती गई, पड़ोसियों को एक प्रकार की बेचैनी फील होने लगी। घर के अंदर लोगों की आंखों से दूर तीनों भाइयों ने एक डिसीजन ले लिया था। उनका मानना था कि उनकी माँ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उनका इलाज पॉसिबल नहीं था और अब वो अपनी जैसी नहीं रही, और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ब्रदर्स ने मुसाला को उसकी हाथ पकड़कर जमीन पर घसीटा। वो कमजोर थी, बीमार भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइट बैक किया। उन्होंने हाथ मारी, उन्होंने अपनी बॉडी को थोड़ी सी ताकत से ट्विस्ट किया, लेकिन उनमें से एक ने उसके हाथों को घर के अंदर एक लकड़ी के खंबे से बांध दिया। उसका बॉडी बंधा हुआ था और हेल्पलेस होकर फर्श पर गिरा हुआ था, और फिर ब्रदर्स ने उसे मारना शुरू कर दिया। गुस्से में नहीं, घबराहट में नहीं, बल्कि ठंडे आसान शांति के साथ एक के बाद एक ने उसे लात घुसे मारे। और ये चीजें बार बार होती रही और वो बार बार बस यही बोल रहे थे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको फ्री करने के लिए है। बाद में कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वायलेंस कई दिनों तक चली। ये सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं था, ये टॉर्चर था। पड़ोसियों ने चीखें सुनी। पहले तो ऐसा लगा कि जैसे फैमिली मेंबर के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जो अनयूजुअल नहीं था, लेकिन जल्दी आवाज बदल गई। वो दर्द की चीखें पेन में डूबे किसी पर्सन की चीखें बन गई। फिर भी कोई भी बीच में नहीं आया। घर दूर था और गांव के कई लोग प्राइवेट मैटर्स में दखल देना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बरांगे कैप्टन को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने इसे इग्नोर कर दिया, ये बोलते हुए कि हो सकता है कि किसी को एक्सीडेंट में चोट लग गई हो, लेट्स वेट एंड सी। और फिर सडनली चीखना बंद हो गया। घर में फिर शांति छा गई। इस टाइम लोगों को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बरांगे कैप्टन को पुलिस को बुलाने के लिए जोर दिया। जब पुलिस आई तो उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खोला और खुद को सबसे हॉरिफाइंग सीन के सामने पाया जो उन्होंने कभी देखा था। एक विमेन की बॉडी लकड़ी के खंबे से बंधी पड़ी थी। खून उसके नीचे की मिट्टी वाली फर्श पर फैली हुई थी। उसके कपड़े इतने फटे हुए थे कि उसके नेक और चेस्ट पर गहरा चोट दिखाई दे रहा था। एक इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि उसका नेक इतनी गहराई से काटा गया था कि उसका सर भी मुश्किल से जुड़ा हुआ था। उसकी चेस्ट खुली हुई थी, उसकी आंखें मिसिंग थी। जिसने भी उसे मारा था उसने उसके ऑर्गन्स को भी निकाल लिया था। क्राइम सीन पर पहुंचे कुछ ऑफिसर्स और लोकल ऑफिशियल्स फिजिकली बीमार हो गए। उन्होंने जो देखा उससे नहीं, बल्कि जो बोलकर बताया गया उससे। पुलिस ने डीप तक इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने फैमिली के लॉन्ग एब्सेंट फादर का भी पता लगाया। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है, मैं उनके साथ नहीं रहता था, कई सालों से लड़कों को नहीं देखा था। उन्होंने किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। न्यूज तेजी से फैली और र्यूमर्स भी। कुछ लोगों का कहना था कि अमील फैमिली पर हमेशा से श्राप था, जैसे कि ये किसी स्पिरिट का काम है या शायद ये कोई राक्षस का भी काम हो सकता है। दूसरों ने कहा कि ब्रदर्स खुद भी भूत बन गए हैं। तीनों ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया। पहले तो उन्होंने हर बात से इनकार किया। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो इनोसेंट है, लेकिन फिर उनमें से एक टूट गया और उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उनकी आवाज कांप उठी और चेहरे पर आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हम बस अपनी माँ को ठीक करना चाहते थे। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि वो अपनी माँ को चोट नहीं पहुँचाना चाहते थे, बल्कि उन्हें बचाना चाहते थे। वो कुछ टाइम से बहुत ज्यादा बीमार थी, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उनका बिलीव ओझा की ओर मुड़ गया। हालांकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि ओझा ने क्या कहा था या वो रियल था या नहीं, लेकिन ब्रदर्स ने कहा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन का पालन किया, एक टाइप का गाइडेंस, जिसे उन्हें बिलीव हो गया कि उनकी माँ केवल बीमार नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया था। फिर भी कम्युनिटी में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इसका एंड इस तरह होगा। इंजरिस ने क्लियर स्टोरी बयान कर दी। सीनियर इंस्पेक्टर रोनाल्ड डे लियोन ये कंफर्म किए कि मुसाला को उसकी डेथ से काफी पहले से ही बांध के रखा गया था। उसकी आर्म्स और इंजरी के निशान बता रहे थे कि उसे कितनी कसकर बांधा गया था। पास में ही पुलिस को एक चाकू मिला, वो खून से सना हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि ये वही हथियार था जिसका यूज उसके गले और चेस्ट को काटने के लिए किया गया था। लाइकली इसका यूज उसके ऑर्गन्स को निकालने के लिए भी किया गया था। इसके कारण सबसे अधिक परेशान करने वाला क्वेश्चन उठा, व्हाट हैपेंड टू द ऑर्गन्स। कानाफूसी आरोप में बदल गई। लोगों का ये कहना था कि क्या ब्रदर्स ने सचमुच उन्हें खा लिया। इवेंचुअली पुलिस को वो कंफर्मेशन मिल गई जो नहीं चाहते थे। आंसर था यस। ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग और बाद में ब्रदर्स ने भी खुद कंफर्म किया,
कि उन्होंने अपनी माँ के बॉडी को काटने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खा लिया। उन्होंने उसे सीधे उसके बॉडी से खा लिया। अमील ब्रदर्स अंधविश्वास में बुरी तरह से डूबे हुए थे। वो बिलीफ सिस्टम जिसे तोड़ मरोड़ कर गलत समझा गया हो या मैनिपुलेट करके बनाया गया हो, शायद कैनाबैलिज्म एक्ट के पीछे का कारण रहा हो। उनके कन्फेशन के बाद भी मर्डर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। उनका बताया गया रीजन अपनी माँ को ठीक करना था, लेकिन टॉर्चर हीलिंग कैसे बन सकती है? ब्रदर्स ने क्लेम किया कि उन्हें बिलीव नहीं था कि वो अपनी माँ को मार रहे हैं, बल्कि ये कि बुरी स्पिरिट ने उनकी माँ की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। फिर भी इसे ये क्लियर नहीं हुआ कि उन्होंने उसकी चेस्ट क्यों चीरी, उसकी आंखें क्यों निकाली, उसके ऑर्गन्स को क्यों खाया। जब उनसे ये क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, सिर्फ रिचुअल्स की बात की। कोई डिटेल्स नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई विटनेस नहीं। और ब्रदर्स ने हमेशा यही बात कही कि उनकी मदर उनके लिए सब कुछ थी, और शायद यही सबसे अनसेटलिंग पार्ट है, क्योंकि उनके मन में ये बात थी कि उन्होंने जो किया वो बिट्रियल नहीं था, ये बलिदान था। 2025 तक भी केस में कोई बड़ी अपडेट रिपोर्ट नहीं की गई है। कुछ रिपोर्ट अभी भी ऑनलाइन प्रेजेंट है, जिनमें से लास्ट कंफर्म अपडेट 2014 की है, जब ब्रदर्स को डिटेंशन सेंटर भेजा गया था। उसके बाद क्या हुआ ये अभी भी अनक्लियर है। किसी ट्रायल, सजा या फैमिली की ओर से कोई भी बयान का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।